हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर रियल आइडियाज़ एंड इनोवेशन का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कंटेंट्स की बात करें इस यूनिट की, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंटेंट्स हैं वो बड़े इजी हैं। ये वाली जो यूनिट है ना, ये बड़ी इजी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनोवेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे आइडियाज़ के बारे में, फिर हम पढ़ने वाले हैं मैनेजेरियल स्किल्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे वैल्यू क्रिएशन के बारे में, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इनोवेशन से कि इनोवेशन क्या होता है। तो इनोवेशन क्या होता है कि जब भी हम कोई नया आइडिया या फिर नया फीचर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर और इसको लॉन्च करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, तो उसे बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, मान के चलिए कि पहले जो फ़ोन्स होते थे वो कीपैड वाले फ़ोन्स होते थे। ठीक है, लेकिन फ़ोन सेम थे, लेकिन उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट आया नया, वो इनोवेशन जो आया वो आया था टच स्क्रीन फ़ोन्स का, है ना। अगर हम बटन की वाले फ़ोन की बात करें, कीपैड फ़ोन्स की बात करें, तो उनके अंदर इनोवेशन आया था मल्टीमीडिया का, कि हम वीडियोस प्ले कर सकते थे, उनके अंदर ऑडियोस प्ले कर सकते थे। तो ये एक इनोवेशन है, मतलब कि जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हमारी, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसके अंदर हम क्या नई चीज़ें जो हैं इंक्लूड कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन कहते हैं। इनोवेशन जो होता है वो न्यू आइडिया भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कोई एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर आप कोई नई चीज़ लेके आ रहे हो, उसे भी आप इनोवेशन कह सकते हो। ठीक है, इट इज़ ए न्यू आइडिया, मेथड, स्ट्रैटेजी और एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। मतलब कि ये एक नया आइडिया हो सकता है, नया मेथड हो सकता है, नई स्ट्रैटेजी हो सकती है, या फिर कुछ भी नया हो सकता है जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। दिस कैन बी बिजनेस मॉडल, आइडिया, सर्विस और प्रोसेस। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मॉडल भी हो सकता है, नया आइडिया हो सकता है, सर्विस हो सकती है, या फिर प्रोसेस हो सकता है। इम्प्रूवमेंट्स अपॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, आप इम्प्रूव कर रहे हो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, तो भी इनोवेशन के अंदर वो आता है। सर्विसेज और आइडियाज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज इनोवेशन, और मतलब कि जो सर्विसेज के अंदर या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर आप कुछ भी इनोवेटिव कर रहे हो, उसके अंदर कुछ भी नया इंप्रूवमेंट आप लेके आ रहे हो, तो उसे भी आप इनोवेशन कह सकते हो। ठीक है जी। इनोवेशन नीड न्यू थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। जो इनोवेशन होता है उसके अंदर आपको न्यू थिंकिंग और क्रिएटिविटी चाहिए होती है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग चीज़ों के अंदर नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमें नई थिंकिंग तो डालनी पड़ेगी, नई सोच डालनी पड़ेगी। अगर हम एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही लॉन्च करते रहेंगे बार बार, तो लोग लेना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा होगा ही नहीं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट, क्रिएटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी उतने ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उतना ज़्यादा ही आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिमेन रिवेलेंट एंड स्टे कॉम्पिटिटिव इन इंडस्ट्री। मतलब कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को, इनोवेशंस क्या करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव रहे और साथ ही साथ रेवेलेंट रहे। रेलेवेंट का मतलब क्या है कि ये लगे कि लॉजिकल है। ठीक है, अब मान के चलते गाड़ियों की बात करते हैं, तो गाड़ियों के अंदर पहले मारुति 800 आती थी। मारुति 800 के बाद आज के टाइम की अगर हम गाड़ियों की बात करें, तो आज की गाड़ियों की डिमांड क्या है, सनरूफ। एक मतलब जो जब सनरूफ इंट्रोड्यूस हुई थी वो एक इनोवेशन की तरह देखा गया, है ना। जब म्यूज़िक टच स्क्रीन जो वो आते थे, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स जो होते थे, है ना, वो भी एक इनोवेशन की तरह देखा गया। क्रूज़ कंट्रोल एक इनोवेशन की तरह देखा गया, है ना। जो सस्पेंशंस होते हैं, एयर सस्पेंशंस होते हैं, जो ऊपर नीचे अपने आप, जो आप अगर आप ऑन करोगे तो सस्पेंशन ऊपर उठ जाएगा, अगर आप बंद कर दोगे तो सस्पेंशन नीचे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनोवेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन ये मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव हैं। अभी भी चीप जो गाड़ियाँ हैं, सस्ती गाड़ियाँ जो हैं, उनके अंदर ये वाले फीचर्स नहीं आए हैं। ओके, तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं आज भी मर्सिडीज़ की तरफ, BMW की तरफ, या फिर जैगुआर की तरफ। ये जो कॉस्टली गाड़ियाँ होती हैं इनकी तरफ लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो इनोवेशन है वो कैपेसिटी ज़्यादा है, ये फीचर्स हमें ज़्यादा लग्जीरियस देती हैं और साथ ही साथ ज़्यादा रेवेलेंट देती हैं, है ना। अगर हम रोल ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, रोल क्या है, सबसे पहला है क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव डेवलपमेंट मतलब कि लोगों के अंदर कोई क्रिएटिवनेस है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको आप दिखा सकते हो। अगर किसी को पसंद आएगा देन आपको वो हायर कर लेगा कि हाँ यार, तेरा क्रिएटिविटी वो अच्छी है, तू हमारी कंपनी में आ जा, हमारे लिए कुछ कर तू। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है कि परसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट कैसे कि अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई एक प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया एंड वो ज़ीरो से ही पीक पे चढ़ जाए एकदम से, आपने लॉन्च किया और लॉन्च करते के साथ ही लोग खरीदना चालू कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसके अंदर आपको लगातार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे, या तो क्वालिटी में या फिर फीचर्स में या किसी भी चीज़ में, सो दैट जो लोग हैं ना वो उसको कंटिन्यू रखें खरीदना। जैसे कि हम फ़ोन्स की बात करते हैं तो फ़ोन्स के अंदर फ़ोन्स तो बहुत सालों से लॉन्च होते हुए आ रहे हैं। अगर हम टच स्क्रीन फ़ोन्स की बात करें तो 2007 में जब एप्पल ने अपना फ़ोन लॉन्च किया था वो भी टच स्क्रीन था, राइट। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम आज की मार्केट देखें तो आज की मार्केट कितनी चेंज हो चुकी है 2007 की मार्केट से। पहले जो फ़ोन्स होते थे उनके अंदर कुछ भी बेसिक चीज़ें होती थी, खाली कॉल हो गया, मैसेजेस देखने हो गए, बस इतना हो गया। लेकिन आज की डिमांड क्या है, गेमिंग है, कैमरा है, स्पीड है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हम पीछे रह जाएंगे। ओके, तो कोई भी प्रोडक्ट है उसको आपको आज मार्केट रेडी बनाना है तो उसके लिए आपको परसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको भी आपको अपग्रेड्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपग्रेड्स नहीं करोगे तो फिर आप मार्केट की नीड्स को या मार्केट की जो कैपेसिटी है उसको पूरा नहीं कर पाओगे। रिस्पॉन्ड टू ट्रेंड एंड कॉम्पिटिशन। रिस्पॉन्ड टू ट्रेंड मतलब कि आपने देखा होगा कि जब मार्केट के अंदर वीवो जो लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे कैमरा के रिलेटेड एक बूम आया था, राइट, कि सारे फ़ोन्स के अंदर एक जो कैमरा था ना वो इतने मेगापिक्सल का, उतने मेगापिक्सल का, इतने फ़िल्टर ये सारे लॉन्च होने लगे थे, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड चला था। आज के टाइम का ट्रेंड क्या है, आज के टाइम का ट्रेंड है फोल्डेबल डिस्प्लेज, ठीक है। तो आज के टाइम में हर एक कंपनी ये सोच रही है कि मैं अपना फोल्डेबल जो फ़ोन है, फोल्डेबल डिस्प्ले वाला जो फ़ोन है वो मैं लॉन्च कर दूं, है ना। और इसीलिए वो कंपटीशन मार्केट क्रिएट करते हैं। हैविंग यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सैमसंग वर्सेस एप्पल की, ठीक है। हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जो सैमसंग है उसका जो सेलिंग पॉइंट है वो है ब्रांड क्वालिटी, ठीक है, ब्रांड वैल्यू। वहीं एप्पल जो है ब्रांड वैल्यू तो है ही है, साथ ही साथ उसका जो सेलिंग पॉइंट है वो है iOS और सिक्योरिटी, है ना। तो ये होती है आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट कि एप्पल के अंदर क्या है, हमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, iOS मिलता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है वो भी एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना उसको एक बेनिफिट देती है, एक इनोवेशन करने का एक मोटिव देती है। अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से नहीं करना है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए, ठीक है। तो इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर इनोवेशन नहीं होंगे तो फिर जो आपका बिजनेस है, जो आपकी एंटरप्राइज है वो एक जगह आके अटक जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनोवेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 टाइप के इनोवेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट इनोवेशन, सर्विस इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन एंड सोशल इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करें तो इसके अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर आप क्या नए फीचर्स को ऐड कर रहे हो, ये वाली चीज़ें आती हैं। सर्विसेज के अंदर सर्विस जो आप दे रहे हो, सर्विस जो होती है ना वो मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम जो है वो सर्विस बेस्ड है। सर्विस बेस्ड के अंदर क्या होता है, वो आपको सर्विस देते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले जो नेटफ्लिक्स या फिर जो आपके अमेजॉन प्राइम था उसके अंदर क्या होता था कि खाली वो जो मूवीज़ होती थी जो थिएटर में लॉन्च होती थी उनको अपने प्लेटफॉर्म्स पे शो करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जब से कोविड आया, कोविड के बाद जो है वेब सीरीज़ का एक बूम देखने को मिला कि हाँ वेब सीरीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकती हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो जब से अमेजॉन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स ने अपनी खुद की जो सीरीज़ थी अमेजॉन ओरिजिनल्स या फिर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स जो है वो लॉन्च करने जो है स्टार्ट किए, तो ये सर्विस इनोवेशन था कि उन्होंने अपनी खुद की वेब सीरीज़ जो थी वो बनानी स्टार्ट करी। प्रोसेस इनोवेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस है कि ए टू बी पॉइंट पे मुझे इस रास्ते से जाना है, ठीक है। तो अब मैंने एक नया तरीका निकाला कि अगर मैं ऐसे जाऊं तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ होगी, है ना। तो ये प्रोसेस इनोवेशन हो गया। टेक्नोलॉजिकल, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम जब अपग्रेड करते हैं, जैसे पहले हम लोग बल्ब यूज़ करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, लेकिन फिर उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो CFLs आई, CFL से अपग्रेड किया तो हमारे पास LEDs आई। हो सकता है कि फ्यूचर में LEDs से अपग्रेड करने के बाद कुछ और आए, है ना। तो ये हमारी
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। बिजनेस मॉडल इनोवेशन, हम बिजनेस मॉडल्स के बारे में तो पहले पढ़ ही चुके हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक बिजनेस मॉडल को कोई कंपनी फॉलो कर रही है, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता है बिजनेस मॉडल को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी बाई चांस मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ दूसरी कंपनीज को, ठीक है। दूसरी कंपनीज से मैंने प्रोजेक्ट लिया, उनको कंप्लीट किया एंड मैंने रिटर्न किया। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि यार सर्विस बेस्ड में जितने मैं पैसे कमा रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं जब कमा सकता हूँ अगर मैं अपना खुद का एक प्रोडक्ट स्टार्ट कर दूँ। तो अब मैंने क्या किया, सर्विस बेस्ड मॉडल को बंद करके प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल जो था स्टार्ट किया। मैंने अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया, खुद का प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया एंड जब वो चल जाए तो उसे बिजनेस मॉडल इनोवेशन आप कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है मार्केटिंग इनोवेशन की, मतलब किस टाइप का हमें कलर यूज़ करना है, क्या हमारी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कई कंपनीज जो होती हैं वो अपने सेलिंग पॉइंट को चेंज करती रहती हैं, कभी कुछ यूनिक पॉइंट निकाल के लेके आती है, कभी कुछ यूनिक पॉइंट लेके आती हैं, है ना। तो ये मार्केटिंग इनोवेशन होता है। फिर आता है आपका आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन मतलब कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से बना हुआ है, क्या नींव है उसकी, ठीक है। कई बार क्या होता है कंपनीज को पिवट करना पड़ता है। पिवट का मतलब क्या होता है कि कंपनी एक पॉइंट पे काम कर रही है लेकिन उसे स्विच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं सैमसंग, ठीक है। सैमसंग जो है अपने फ़ोन्स के ऊपर काम करता है, फिर उसने अपने आर्किटेक्चर को चेंज किया तो लैपटॉप पे भी काम करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वो माइक्रो SD कार्ड्स भी बनाने स्टार्ट किए, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें, डिस्प्लेस पे बहुत ज़्यादा काम करता है एंड दूसरी कंपनीज को वो यही जो डिस्प्लेस है वो सेल करता है ना। तो ये आर्किटेक्चरल इनोवेशन आप कह सकते हो। फिर आता है सोशल इनोवेशन। सोशल इनोवेशन मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सोशली कैसा दिखता है, तो इसे आप सोशल इनोवेशन कह सकते हो। और इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा ब्रीफ से एक्सप्लेन कर सकते हो उतना ज़्यादा ब्रीफ से एक्सप्लेन करना, जितना ज़्यादा आप लाइंस कंज्यूम कर सकते हो, पेज कंज्यूम कर सकते हो एक टॉपिक को समझाने के लिए, उतना ज़्यादा कीजिएगा। और पॉइंट्स में लिखने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो टीचर्स को डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में, और हो सकता है कि कुछ आपने अच्छा पॉइंट लिखा हो तो वो टीचर ना ही पढ़े और आपको 10 में से 5-6 नंबर दे दे, है ना। लेकिन अगर आपको 10 में से 9 नंबर 8 नंबर लेके आने हैं या 10 में से 10 लेके आने हैं तो प्लीज़ पॉइंट्स में लिखिए और अंडरलाइन करने की आदत ज़रूर डालिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा टाइप ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप और ऑन बेसिस ऑफ चेंज इन मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इनोवेशन के टाइप्स देखते हैं। तो ये सबसे पहला आता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है, यूटिलाइज एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज वैल्यू फॉर कस्टमर, फीचर्स, डिज़ाइन चेंजेस एक्सेट्रा विद इन योर एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट हमारी होती है उसी के अंदर हम क्या करें, वैल्यू इंक्रीज़ करें कस्टमर की, कैसे, फीचर्स ऐड करके, डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करके, या फिर कोई भी चार्जेस के अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर हमें अपग्रेडेशन लेकर के आना है। फिर आता है हमारा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसे आप स्लीथ इनोवेशन भी कह सकते हो। इन्वॉल्व्स अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेस टू योर कंपनीज करंट मार्केट। क्योंकि ये जो आपके करंट मार्केट है उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी को जो है क्या करता है, अप्लाई करता है। इसके अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का काम नहीं होता, बस आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, टेकिंग लेसन्स, स्किल्स एंड टेक टू अप्लाई इट ऑन डिफरेंट मार्केट। मतलब कि आपके लेसन्स लिए जाते हैं, स्किल्स जो है, टेक्नोलॉजी जो है उसको अपग्रेड किया जाता है, अप्लाई किया जाता है डिफरेंट मार्केट पे, ये चेक करने के लिए कि ये सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। फिर आती है रेडियल इनोवेशन। रेडियल इनोवेशन के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, बिजनेस मॉडल्स दैट ओपन अप एंटायरली न्यू मार्केट। मतलब कि रेडियल के अंदर आप कुल मिलाकर के नई मार्केट जो है उसको क्या करते हो, सेटअप करते हो। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा ग्राफ है, यहाँ पे ये है टेक्नोलॉजी और यहाँ पे ये है मार्केट। इसके अंदर ये न्यू और एग्जिस्टिंग है। इसके अंदर क्या होता है, न्यू के अंदर क्या है कि यह है हमारा आर्किटेक्चरल इनोवेशन, यह हमारा रेडियल इनोवेशन, ठीक है। इसके अंदर हम न्यू मार्केट एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेटअप करते हैं। एग्जिस्टिंग के अंदर कौन कौन सी आती है, एक तो हमारी आती है ये वाली, क्या नाम था इसका, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, और दूसरी थी हमारी डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। मतलब कि ये दोनों हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर लगती हैं और ये हमारी न्यू मार्केट के अंदर लगती है, और ये भी हमारी न्यू मार्केट के अंदर लग सकती है अगर हम लगाना चाहें तो, ठीक है जी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा आइडिया। अब आइडिया क्या होता है, गेट एन आइडिया सर जी। आइडिया का मतलब ये होता है कि हमारी एक तरीके से थिंकिंग जो हमारे बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प करे। इसके अंदर हम सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, चाहे हमारा बिजनेस प्लान हो,
हम किस बारे में बिजनेस करने वाले हैं, हम कैसे कैसे करेंगे, कैसे हम सक्सेसफुल होंगे, क्या हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, क्या हमारा सेलिंग प्राइस होगा, कितना हम प्रॉफिट रखेंगे, कौन सी हमारी मार्केट होगी, ये सारी चीज़ें जब आप सोच के चलते हो तो उसे आप एक आइडिया कहते हो। ठीक है, इट इज़ द रीज़न फॉर सेटिंग अप अ फर्म। मतलब कि जब आप एक फर्म को सेटअप करते हो तो उसका ये रीज़न होता है, आइडिया एक रीज़न होता है। ठीक है, इट ड्राइव्स एवरीथिंग अबाउट कंपनी। ये हर एक चीज़ जो है अपने अंदर इंक्लूड करती है, जैसे प्रोडक्ट क्या होने वाला है, सर्विस क्या ऑफर करने वाले हैं और उसको मार्केट कैसे किया जाएगा। आइडिया कांट बी यूनिक, जस्ट हैव पोटेंशियल टू कैप्चर टारगेटेड मार्केट। इस जो आइडिया हो सकता है वो यूनिक ना हो, लेकिन उसका जो तरीका है, मतलब कि अब मान के चलो कि मार्केट के अंदर कई सारे फ़ोन्स हैं, कई सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक ब्रांड को पसंद करते होगे या फिर दो ब्रांड को पसंद करते होगे। क्यों करते होगे? आप उन्हें पसंद करते होगे उनके मार्केट कैप्चर करने के तरीके से। ठीक है, उनके मार्केटिंग करने के तरीके से। हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लोगों को सैमसंग पसंद होगा, कुछ लोगों को एप्पल पसंद होगा, है ना। एप्पल क्या है, सिक्योरिटी की वजह से पसंद होगा, सैमसंग क्या है, ब्रांड वैल्यू की वजह से पसंद होगा, है ना। तो उन दोनों जो दो ब्रांड्स हैं, उन दोनों का जो टारगेटेड मार्केट है वो सेम है, लेकिन उनका जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है, उनकी जो मार्केटिंग टाइप है वो अलग अलग है ना। तो इसी वजह से उनके जो आइडियाज़ है वो यूनिक हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँ एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल बिजनेस आइडिया, टाइप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले गैप ढूंढो, मार्केट के अंदर एक गैप ढूंढो कि जहाँ पे आप जाके फिट होगे। अगर मार्केट में गैप ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड मार्केट होगी, तो आपको स्पेस ही नहीं मिलेगा, और अगर आपको स्पेस ही नहीं मिलेगा तो फिर आप उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाओगे, आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और इन्वेंशन, इसके अंदर आपको नया प्रोडक्ट चाहिए या फिर सर्विस चाहिए या फिर आपको कोई इन्वेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इनोवेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, या फिर एक ऐसा इनोवेशन कर दो जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर आप इंक्लूड कर सको, सो दैट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। जैसे कि मैंने अभी देखा था कहीं पे कि लोगों को इको फ्रेंडली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि इको फ्रेंडली मतलब कि मैं अगर बात करूँ ऑटोमोबाइल्स की, तो जो पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं या फिर जो डीजल व्हीकल्स होते हैं वो पॉल्यूशन तो करते ही हैं, सॉर्टेड सी बात है, लेकिन जो साइकिल्स होती हैं वो पॉल्यूशन नहीं करती हैं, राइट। लेकिन जो लोग होते हैं उन्हें साइकिल चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, वो चाहते हैं कि हम साइकिल चलाएं लेकिन चला नहीं पाते हैं, बिकॉज चला के तो ले जाएंगे, वापस लाने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इनोवेशन होने स्टार्ट हुए। इनोवेशन क्या क्या हुए कि हम ये साइकिल में फिट कर देते हैं, आपका मन चलाने का हो तो आप चलाओ, अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक की तरह चलाना है इलेक्ट्रिक बाइक की तरह चलाओ, है ना। तो ये एक इनोवेशन हुआ कि मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था साइकिल, एंड उसके अंदर आपने इनोवेट करके इलेक्ट्रिसिटी को जो है इंक्लूड कर दिया, बैटरीज को इंक्लूड कर दिया, मोटर को इंक्लूड कर दिया, सो दैट अगर इंसान चलाना चाहे चला सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक बाइक की तरह चलाना चाहे तो वैसे भी चला सकता है। ठीक है, अ हॉबी और इंटरेस्ट दैट कैन बी मोनेटाइज्ड, एक हॉबी होनी चाहिए या फिर इंटरेस्ट होना चाहिए जिसको आप मोनेटाइज कर सको। मोनेटाइज करने का मतलब क्या होता है? जिससे आप पैसे कमा सको। ठीक है, हॉबी जैसे हो सकता है कि क्रिकेट खेलना, ठीक है, क्रिकेट खेलना कई लोगों की हॉबी होती है। कई लोग करियर बनाना चाहते हैं उसके अंदर, कई लोग ये चाहते हैं कि हम करियर बनाएं, लेकिन जिन लोगों की हॉबी होती है वो लोग भी मोनेटाइज कर लेते हैं, अपने गली मोहल्ले में मैच ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, या फिर जो नेशनल लेवल पे जो गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो ये हॉबी की वजह से या फिर इंटरेस्ट की वजह से ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए जो आपको मोनेटाइज कर सके। ठीक है, कई लोगों का जो ये होता है कि हमें ये चीज़ डेवलप करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग जो होती है, वो उसे भी आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट है हमारा कोडिंग में, इसी वजह से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। तो ये भी आपका एक बिजनेस आइडिया हो सकता है। ठीक है, यूटिलाइज लर्नड स्किल्स, जो स्किल्स आपने लर्न करी हैं उनको अब आप क्या करो, यूटिलाइज करो। ओके, चलिए फिर आता है आपका आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन क्या मतलब क्या होता है? आइडिया जनरेशन होता है कि आइडिया तो हम समझ गए कि क्या क्या होता है, लेकिन आइडिया को जनरेट कैसे किया जाता है। आइडिया आर की टू इनोवेशन, जो आइडियाज़ हैं वो की टू इनोवेशन है। अगर आइडियाज़ ही नहीं होंगे तो फिर आप इनोवेट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आइडिया जनरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेटिंग एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और विजुअल आइडियाज़। जो आइडिया जनरेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो, कम्युनिकेट करते हो एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि एक समरी को, कॉन्क्रीट और विजुअलाइज आइडिया मतलब जो विजुअल आइडिया होता है उसको आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, एक तरीके से आइडियाज़ कैन हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड इफ़ यू फील स्टक विद अ टास्क और अनेबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब क्या होता है, कई बार हम एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हमारे पास उसको सोल्यूशन होता नहीं है,
अब क्या होता है कि उस टाइम पे हमें कुछ आइडियाज़ आते हैं एंड हम उस सॉल्यूशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, है ना, सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं उस प्रॉब्लम का। तो जो आइडियाज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें किसी भी टास्क में हम अटक गए हैं उससे निकलने के लिए, या फिर किसी भी सिचुएशन में हम फंस गए हैं उससे निकलने के लिए आइडियाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आइडियाज़ नहीं आएंगे तो फिर आप वहीं पर फंस करके रह जाओगे। द एबिलिटी टू क्रिएट एंड डेवलप न्यू आइडियाज़ अलाउ टू स्टे रेवेलेंट एंड मेक पॉजिटिव चेंज। अगर आपके पास एबिलिटी है क्रिएट करने की, डेवलप करने की न्यू आइडियाज़ को, तो फिर ये आपको स्टे रेवेलेंट, मतलब कि आपको रेवेलेंट बनाती है कि हाँ आप सही होगे, लॉजिकल हो, और पॉजिटिव चेंज लाने में जो है आपको एक मदद करती है। आइडिया जनरेशन के अगर हम प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 प्रोसेस हैं। सबसे पहला है इनेबलिंग, डिफाइनिंग, इंस्पायरिंग, सेलेक्टिंग, ऑप्टिमाइजिंग, नर्चरिंग। इनेबलिंग की बात करें तो सबसे पहले आप सूटेबल फील्ड को फाइंड करो कि आपकी सूटेबल फील्ड कौन सी है, ये नहीं है कि भेड़ चाल में चल दिए। डिफाइन करो कि आप क्या चेंज लेकर के आ सकते हो, ठीक है। इंस्पायर करो, इंस्पायर मतलब कि थॉट्स लो, अपने लोगों से पूछो, 10 लोगों से पूछो, 100 लोगों से पूछो, क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ेगी। अगर आपको 100 में से 10% लोगों को अभी मिले, हाँ, क्योंकि आपने 100 लोगों से पूछा, एक छोटा रेशियो है, लेकिन अगर आप वहीं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सोचो तो एक बहुत बड़ा रेशियो बैठता है ना। फिर उसके बाद सेलेक्ट करो कि कौन कौन से आइडियाज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ, कौन कौन से आइडियाज़ को मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज़ करो। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये है बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम जो आपको देने वाला आइडिया हो उसको इम्प्लीमेंट करो। नर्चरिंग करो, नर्चरिंग मतलब क्या है, इम्प्लीमेंट करो स्ट्रैटेजी को, और नए आइडियाज़ को जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करो और स्ट्रगल करो, ठीक है। आइडियाज़ जनरेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, कौन कौन सी आइडिया जनरेशन की टूल्स और टेक्निक्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है, एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसके अंदर आप जो भी आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपने आइडिया सोचा है उसको आप क्या करो, बाहर निकाल दो, दूसरे को बता दो, बस ये होती है आपकी माइंड मैपिंग। इसके बाद जो हमारा दूसरा तरीका आता है वो आता है, दूसरा टूल या फिर टेक्निक जो आती है वो आती है रिवर्स थिंकिंग। रिवर्स थिंकिंग के अंदर क्या होता है, इसे आप नेगेटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कह सकते हो। ये एक तरीका होता है जिसके अंदर आप सॉल्यूशन के बारे में नहीं, प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम कैसे आई, क्यों आई, अगर मैं ऐसा करता तो क्या और प्रॉब्लम आ सकती थी, ठीक है। तो आप टोटली प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हो। फिर आता है आपका 5 वाइज, ठीक है, 5 वाइज, या फिर आप इसे 5 W's भी कह सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रियल या फिर आइडियल प्रॉब्लम जो है वो दी जाती है और यहाँ पे आपसे 5 बार W पूछे जाते हैं, 5 W पूछे जाते हैं। कौन कौन से W हैं, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, कौन, कब, कैसे, कहाँ, कब, ये सब पूछा जाता है आपसे, ठीक है। फिर आता है आपका स्कैम्पर की फुल फॉर्म होती है सब्सटीट्यूट, कंबाइन, एडेप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज़, एलिमिनेट एंड रिवर्स, ठीक है। सब्सटीट्यूट हमें पता है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि सबसे पहले सब्सटीट्यूट कर दिया, जैसे वेरिएबल्स के अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू को, ठीक है। कंबाइन कर दिया वैल्यूज़ को, जैसे हम वेरिएबल्स के अंदर कंबाइन करते हैं, ठीक है। एडेप्ट कर दिया, एडेप्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसा दूसरा वेरिएबल हमारा होता है उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, ये कर सकते हैं। मॉडिफाई उसी में आ गया। पुट टू अनदर यूज़, पुट टू अनदर यूज़ मतलब कि अगर हम एडिशन के लिए एक वेरिएबल यूज़ कर रहे थे एंड अब हमारा एडिशन का प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा तो हम उसे सब्ट्रैक्शन में यूज़ कर रहे हैं, इसे आप पुट टू अनदर यूज़ कह सकते हो। एलिमिनेट करना मतलब कि यूज़ ही नहीं हो रहा तो हटा दो। रिवर्स करना तो हमें पता ही है। तो ये आता है आपका स्कैम्पर, ये आइडियाज़ के फॉर्म में आप देखना। फिर आता है आपका स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जो है वो जो लोग हैं वो अपने लिए भी करते हैं कि हम जो है वो कितने ज़्यादा सक्षम हैं, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, आइडिया की स्ट्रेंथ देखी जा सकती है या फिर आप अपनी भी स्ट्रेंथ दे सकते हो। स्वॉट एनालिसिस जो है वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस होता है SWOT फॉर ह्यूमंस, एंड अगर आप किसी आइडिया का कर रहे हो तो फिर स्वॉट होता है SWOT, ठीक है। तो आप अगर करना चाहते हो तो स्वॉट एनालिसिस बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आपको अपने बारे में जानने का एक मौका मिलता है। S का मतलब है स्ट्रेंथ्स,
W का मतलब है वीकनेसेस, O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़, एंड T का मतलब है थ्रेट्स। जो हम आइडिया ले रहे हैं उसके अंदर हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं उसके अंदर, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या खतरे हैं, ये सारी चीज़ें जो है स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हमें पता चल जाती हैं। फिर उसके बाद आती है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक नॉर्मल से एम्प्लॉय हो एंड मैं आपसे ये कह दूँ कि आप 2 दिन के लिए मैनेजर हो, जैसे नायक मूवी में हुआ था कि आप 1 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर हो, तो वो जो एम्प्लॉय है, वो जो आदमी है या वो जो भी पर्सन है, वो उस रोल में जाने के बाद कैसा एक्ट करेगा, ठीक है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से संभाल रहा है, किस तरीके से नहीं संभाल रहा है, इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, रोल प्लेइंग जो है वो बोलोगे। ठीक है जी। चलिए, 6 थिंकिंग हैट्स, ये क्या होता है, इसके अंदर 6 लोग होते हैं और एक पेज होता है और एक पेज सॉरी इसके अंदर नहीं होता, वो ब्रेन राइटिंग के अंदर होता है। 6 थिंकिंग हैट्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 6 टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला होता है बेनिफिट्स, इमोशंस, फैक्ट्स, आइडियाज़, जजमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, ये 6 थॉट्स होते हैं और हर एक पर्सन को हर एक टॉपिक के ऊपर बोलना होता है ऑन वन आइडिया। ठीक है, एक आइडिया आपसे डिस्कस किया जाएगा, उस आइडिया के बेनिफिट्स, इमोशंस, फैक्ट्स और उसके और क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, जजमेंट क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है 6 थिंकिंग हैट्स के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग के अंदर क्या होता है, एक पेपर लो, आपने उसके ऊपर अपना आइडिया लिखा, फिर उसके बाद जो दूसरा पर्सन है उसी आइडिया के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, तीसरा पर्सन उसके अंदर ऐड करेगा, चौथा उसके अंदर ऐड करेगा, पांचवा उसके अंदर ऐड करेगा, छठा उसके अंदर ऐड करेगा। तो इससे क्या होगा, आइडिया एक लिखा गया, मतलब आइडिया आपसे स्टार्ट हुआ, लेकिन लोगों ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते 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 क्या पता एक बिजनेस प्लान ही बना दे, क्या पता उनकी क्रिएटिविटी पता चले कि लोगों की कैसी है ना। तो ये आती है आपकी ब्रेन राइटिंग। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मैनेजरियल स्किल्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एप्सहाइट्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको अभी तक कोई डाउट हो या फिर आगे भी कोई डाउट हो, और कोई सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, सारी चीज़ें आप बता सकते हो। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैनेजमेंट स्किल्स आर द एबिलिटीज एंड ट्रेट्स नीडेड टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज यूजुअली एज इट pertains to overseeing a team such as solving problems, communicating well and motivating employees। देखिए, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट स्किल्स कौन सी होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब कि सारी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना, फाइनेंशियल चीज़ें देखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कम्युनिकेट करना। उसके अलावा और क्या चीज़ें बचती हैं, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है, कुछ बची तो आप इंक्लूड कर लेना। तो ये जो सारे काम होते हैं वो हर एक एम्प्लॉय को आपके ऑफिस में आने चाहिए। अगर आपका हर एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट स्किल्स के साथ लैस है, मैनेजमेंट स्किल्स उसे आती हैं, तो फिर उसको कोई भी आप टास्क दे दोगे उसे मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैनेजरियल स्किल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो फिर वो फेल होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिकेटिंग अच्छे से नहीं कर रहा तो पिच नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टर्स को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है तो फिर भाई उसके अंदर है ही क्या फिर, है ना। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ को अगर वो मोटिवेट नहीं करवा रहे तो भाई वो खुद मतलब क्या यार, वो एम्प्लॉयज़ से काम कैसे निकल पाएगा। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको अगर मोटिवेटेड ही नहीं रख पाएगा तो फिर उनसे काम नहीं निकलवा पाएगा ना, है ना। तो उसको ये सारी जो स्किल्स है वो एटलीस्ट जो है आनी चाहिए। अगर हम कुछ की मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, प्लानिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, डेलीगेशन होनी चाहिए, कोचिंग आनी चाहिए, नेगोशिएशन आना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो ये है हमारी की मैनेजमेंट स्किल्स जो कम से कम जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, और ये भी कम है, इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा स्किल्स जो हैं और भी ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा मैनेजमेंट स्किल्स इन अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि मैनेजमेंट स्किल्स जो कौन कौन सी होती हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर। सबसे पहला होता है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा होता है बिजनेस मैनेजमेंट, तीसरा होता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट।
दोस्तों यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने देखा था कि एक एंटरप्रेन्योर को सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो बस वही वाली सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस पीछे मैनेजमेंट लगा दिया है, ठीक है जी। चलो इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। इसके अंदर ना क्या होता है कि इसके अंदर हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, ना कि ब्रांड के अंदर, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, मान के चलो कि आप केक बनाते हो, ठीक है, आपकी एक फैक्ट्री है, बेकिंग फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि बेकरी है। तो बेकरी के अंदर आप केक्स मैन्युफैक्चर करते हो, केक्स जो है प्रोड्यूस करते हो। तो अब केक्स के अंदर आपका जो वो होना चाहिए, अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो आप कंज्यूमर को, आप अपनी ब्रांड की जो वो वैल्यू है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर आप हो सकता है कि आप ज़्यादा फ्रूट्स ऐड कर दो, अगर आप किसी को ज़्यादा टूटी फ्रूटी जो पसंद होते हैं ज़्यादा ऐड कर दो, चोको चिप्स ऐड कर सकते हो, या फिर ज़्यादा सॉफ्ट जो है ब्रेड बना सकते हो, है ना। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे कि लोग जो है वो अट्रैक्ट हो जाएं आपके ब्रांड की तरफ, जो कि दूसरे ब्रांड्स नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये आपकी हो गई वैल्यू क्रिएशन। मान के चलो ज़्यादा चोको चिप्स ऐड कर दिए और बाकी कंपनीज जो हैं वो गिन के 10 चोको चिप डालती हैं और आपने बिना गिने चोको चिप डालना चालू कर दिया, है ना, ज़्यादा ही डाल रहे हो, 10 से तो ज़्यादा ही डाल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको लेना स्टार्ट कर देंगे। ब्रांड का पता नहीं, ब्रांड वैल्यू अपने आप बनेगी प्रोडक्ट के साथ, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकना चालू हो जाएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग लेबर एंड रिसोर्सेज इनटू समथिंग दैट मीट्स द नीड ऑफ अदर्स। मतलब कि इसके अंदर आप लेबर और रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ ऐसा बनाते हो जो कि लोगों के लिए काम आएगा। इट ऑल्सो रेफर्स टू गिविंग आउट समथिंग ऑफ वर्थ टू रिसीव समथिंग ऑफ हायर वर्थ। मतलब कि आप कुछ ऐसा दे रहे हो लेकिन आप उससे भी ज़्यादा जो है, उससे भी ज़्यादा वर्थ का जो है चीज़ें कमाने वाले हो। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, बेकरी है आपकी, आप केक सेल करते हो, लेकिन आपने वैल्यू ऐड करने के लिए क्या किया, ज़्यादा चोको चिप्स डाल दिए, जिससे आपकी ज़्यादा सेल्स जो है वो बढ़ गई। तो मतलब कि एक तरीके से आपकी जो है वैल्यू क्रिएशन जो है वो हो गई। वैल्यू इज़ द मेजर ऑफ वर्थ ऑफ समथिंग। वैल्यू जो है वो मेजर होती है किसी भी चीज़ की कीमत के, ठीक है, कि किसी भी चीज़ की कीमत कितनी होगी उसे आप वैल्यू कहते हो, और वही चीज़ आप बना रहे हो। इट कैन बी ब्रेक डाउन इंटू 3 स्टेप्स। आप 3 स्टेप्स में जो है इसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। सबसे पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा टाइप ऑफ वैल्यू क्रिएशन। टाइप जो होते हैं हमारे पास 4 होते हैं वैल्यू क्रिएशन के। सबसे पहला होता है फंक्शनल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, सोशल वैल्यू एंड साइकोलॉजिकल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू मतलब कि जो फंक्शंस रन हो रहे हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कितने ज़्यादा एफिशिएंट है, कितने ज़्यादा सस्टेनेबल हैं। मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, ठीक है, कितना पैसा कमा रहे हो उसके हिसाब से वैल्यूएशन लगती है कि ये कंपनी जो है $200 बिलियन की है। फिर उसके बाद क्या है कि सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू मतलब कि फॉर एग्जांपल आईपीएल में बात करते हैं, इस टाइम क्रिकेट की बात करते हैं थोड़ी सी, तो आरसीबी जो है वो गेम नहीं, मतलब कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, लेकिन फिर भी उसकी जो सोशल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है ना। सोशल वैल्यू कैसे बनी, क्योंकि उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ट्रॉफी ना जीती हो लेकिन दिल जीते हैं, तो ये जो है सोशल वैल्यू जो है सोशल वैल्यू क्रिएशन होगी। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल वैल्यू मतलब कि जो थिंकिंग लेवल है उसके हिसाब से जो कंपनी की वैल्यू बनी उसे आप साइकोलॉजिकल वैल्यू कहते हो। मैनेजमेंट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, मैनेजमेंट कैसे करोगे, सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हो आप, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप चेक कर सकते हो। एबिलिटी होनी चाहिए कि अट्रैक्ट कर सको, डेवलप कर सको टैलेंटेड पीपल को, कि टैलेंटेड पीपल आपकी कंपनी में जो है काम करें, ठीक है। यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स, जो कॉर्पोरेट एसेट्स हैं उनको आप यूज़ कर सको। फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब कि जो फाइनेंशियली आप जो है स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की तरफ से या किसी भी तरफ से। कैपेसिटी टू इनोवेट, आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए इनोवेट करने की, नई नई चीज़ों को इंक्लूड करने की। तो इसी के साथ जो है हमारा वैल्यू क्रिएशन जो है टॉपिक पूरा होता है। इसी के बाद हम जंप करते हैं अपने लास्ट सेकंड टॉपिक पे। वैसे इन कंटेंट के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन नोट्स के हिसाब से ये लास्ट सेकंड कंटेंट है। ओके, तो हम जंप करते हैं फटाफट से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो क्या होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनकी मदद से आप पैसे कमा सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, ग्रोथ ले सकते हो। सिंपल 3 शब्द याद रखना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए: ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिट, दैट्स इट, ठीक है। It provides an individual or a company with an amazing chance to expand their current operations,
इनिशिएट न्यू ऑफरिंग्स एंड अर्न प्रॉफिट्स। इसके अंदर क्या होता है, ये कंपनी को एक या फिर एक किसी भी इंडिविजुअल को एक चांस देती है, एक अमेजिंग चांस देती है कि वो एक्सपेंड कर सकता है अपने करंट ऑपरेशंस को, मतलब कि बिजनेस को, या फिर नई ऑफरिंग्स जो हैं उनको इनिशिएट कर सकता है, या फिर प्रॉफिट जो है उन्हें कमा सकता है। वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर्स एडवांटेज दैट इंक्लूड बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है उसके अंदर बेस्ट जो है रिसोर्सेज का एक्सेस होता है, ईजी एंट्री होती है मार्केट के अंदर, मतलब कि गैप जो फाइंड करना होता है वो आसान होता है, लोअर स्टार्टअप कॉस्ट, जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है वो सस्ती होती है, और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगी तो फिर सिंपल सी बात है, ग्रोथ और सक्सेस तो होनी ही है। राइट अपॉर्चुनिटी गिव्स पोटेंशियल टू गिव और क्रिएट सक्सेसफुल बिजनेस। जो राइट अपॉर्चुनिटी होती है वो हमें देती है पोटेंशियल, राइट अपॉर्चुनिटी गिव्स पोटेंशियल टू गिव क्रिएट सक्सेसफुल बिजनेस। राइट अपॉर्चुनिटीज़ के मदद से हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें राइट बिजनेस नहीं मिलेगा तो कि फिर क्या होगा, राइट बिजनेस नहीं मिलेगा तो भैया आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। अगर मान के चलो आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है ही नहीं और आप अपनी मत्थापच्ची जो है ना, दिमाग जो लगा रहे हो वो कोडिंग में लगा रहे हो, और आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो जब आपके अंदर लॉजिक बिल्डिंग वाली एबिलिटी ही नहीं है। आप फिर भी उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ना, फिर तो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग की ज़रूरत ना पड़े, या फिर उतनी लॉजिक बिल्डिंग की ज़रूरत ना पड़े जितनी कोडिंग में पड़ती है ना। ट्रेड्स ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ट्रेड्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले क्लैरिटी, फिजिबिलिटी, रेवेलेंस, स्केलेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो गुड बिजनेस होते हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ यार मुझे ये करना है और यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है। फिजिबिलिटी मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी से भी इसे जोड़ सकते हो कि आपको जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई उतार चढ़ाव आ गए तो आप संभाल सको। रेलेवेंस होना चाहिए, मतलब जो लॉजिक होना चाहिए आपकी बातों में, ये नहीं है इलॉजिकल बात कर रहे हो। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि आप स्केल कर सको कि हाँ मार्केट बड़ी है, छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये सारी चीज़ें जो है आप स्केल कर सको। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि आप प्रॉफिट कमाओ, ये ना है भैया लॉस में चले गए तो हो गया आपका काम। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं तो 9 टाइप्स हैं यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहला है न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी का बिजनेस आप खोल सकते हो, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, न्यू मार्केट आप सेटअप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, होलसेलर्स होते हैं ना आपकी मार्केट में वो आप ले सकते हो। कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी मतलब कि मान के चलो कि एक गाड़ी के 10 गाड़ी के ब्रांड है, लेकिन फिर भी आपने एक अपनी गाड़ी बनाई और उसको लॉन्च कर दिया, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप एंटर कर गए। फ्रेंचाइजी सबसे ज़्यादा फेमस है इस टाइम पे। डोमिनोज को देख लो, ठीक है, डोमिनोज आपको हर एक उसमें मिल जाएगा, हर एक एरिया में मिल जाएगा, है ना। तो वो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें डोमिनोज का मालिक देख रहा है, नहीं, फ्रेंचाइजी खोली हुई है ना। तो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस भी बहुत ज़्यादा चलता है। फिर उसके बाद आता है आपका टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी, की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को रखा जाता है। लाइसेंस दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी ठेकों के लाइसेंस मिलते हैं, है ना। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं, गनों के लाइसेंस मिलते हैं। ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर आप अपना ही कुछ लाइसेंस जो है वो लॉन्च कर दो। फिर उसके बाद है नीश अपॉर्चुनिटी। नीश अपॉर्चुनिटी के मतलब कि छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी आपको पकड़ लो, जैसे कि कॉबलर जो है, जो मोची होता है, वो अब आपको आसानी से देखने को नहीं मिलते गली नुक्कड़ पे। ठीक है, पहले क्या होता था कि किसी भी गली पे आप चले जाओ, वहीं पे बाहर आपको कॉबलर देखने को मिल जाता था, लेकिन लोगों ने अब स्टार्टअप हो सकता है कि लोग स्टार्टअप करना चालू कर दें। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया बिजनेस उसका अपॉर्चुनिटी का। ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हो, सबसे पहले एनवायरनमेंट को स्कैन करो कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको क्या नीड है, क्या नीड नहीं है। स्वैट एनालिसिस करो, बिजनेस स्टॉर्मिंग करो, मार्केट रिसर्च करो, और सोशल लिसनिंग एंड मॉनिटरिंग करो। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगता है सोशल लिसनिंग, कि आप अपने आसपास के जो लोग हैं ना उनकी नीड पूछो कि भाई तेरे को कोई दिक्कत है क्या, अगर तेरे को कोई दिक्कत है तो बता। ठीक है, वो रोने धोने वाली नहीं, भाई मेरे को बिजनेस वाली चाहिए। ठीक है, तो आप 10 लोगों से सर्वे लो, सर्वे लेने के बाद सोचो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम पता चल गई है, अब आप उसको सॉल्यूशन फाइंड करो, और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद अपना एक खुद का बिजनेस बनाओ। ठीक है, फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका अवेलेबल ही नहीं होगा रॉ मटेरियल तो फिर आप आगे प्रोड्यूस कैसे करोगे। डिमांड जो है अगर होगी ही नहीं तो फिर भैया तेरे बिजनेस बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। मार्केट साइज़, अगर मार्केट साइज़ छोटा होगा तो स्केलेबिलिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, आप प्रॉफिट्स कम बना पाओगे।
उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स क्या है कि अगर आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होंगी तो फिर आप एक एंटरप्रेन्योर जो है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर मिल भी जाए तो फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये है फैक्टर्स। फिर उसके बाद हमारा आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्राइज मॉडल। एंटरप्राइज मॉडल क्या होता है? अ पैकेज्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट दैट अलाउज द बायर टू बिगिन अ बिजनेस। ये एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस पैकेज की तरह होता है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट कर सको। इट हेल्प्स लीडर टू विजुअलाइज वॉट इज गोइंग ऑन विद इन अ बिजनेस एंड हाउ टू मेक चेंजेस। ये आपको हेल्प करता है, एक लीडर को हेल्प करता है कि क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर और क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। स्टेप्स टू क्रिएट, कैसे आप एक एंटरप्राइज मॉडल को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो, जनरेट करो आइडिया को, फिजिबल स्टडी करो, ऑप्टिमाइज्ड करो, आइडिया स्टडी करो, प्लान की प्रिपरेशन करो और फिर लॉन्च कर दो। सिंपल, इतना सिंपल है नहीं, ठीक है। स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं। फिर आता है आपका, सबसे पहले आते हैं हायर स्किल्ड पीपल। स्किल्ड पीपल जो है उनको हायर करो जिनके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी हो। ये नहीं है किसी को भी उठा लिया। इसी वजह से जो कंपनीज हैं वो फ्रेशर्स को कम उठा रही हैं और एक्सपीरियंस बंदों को जल्दी उठा लेती हैं। रिड्यूस रिस्क, जो रिस्क हैं उनको आप कम से कम रखो। एडेप्टेबल होना चाहिए चीज़ों को, आपके बिजनेस को या फिर आपको। बेटर कस्टमर सर्विस, मार्केट रिसर्च, स्किल योरसेल्फ, प्रॉफिट, फोकस ऑन प्रॉफिट एंड ऑलवेज थिंक अहेड। हमेशा आगे की सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है हमारा सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी। सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी मतलब लंबे समय तक सीखने, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, टिकने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए। सबसे पहले रिड्यूस करो वेस्टेज को। अगर वेस्टेज रिड्यूस होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इंक्रीज एफिशिएंसी, सेम प्रॉफिट बढ़ेगा। डिलीवर फंक्शनैलिटी जो है, आप जितनी ज़्यादा बेटर दोगे उतना ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बिज़नेस को ग्रोथ मिलेगी। इको फ्रेंडली होना चाहिए जो आपका बिज़नेस है। एनकरेज सफिशिएंसी, वैल्यू क्रिएशन, डेवलप सस्टेनेबल स्केल अप सॉल्यूशंस। तो ये था दोस्तों यूनिट नंबर 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। होप सो ये जो यूनिट है आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा इजी यूनिट लगी मेरे को तो, और ज़रूर आपको भी लगी होगी। ज़्यादा मुश्किल कुछ था नहीं, सारी चीज़ें वही थी जो हम यूनिट 1 में देख के आए थे, बस थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया था इसके अंदर। तो इसी के साथ दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, क्वेरी हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। हम मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।